हे एवरीवन, मैं मनोज कुमार। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालने का क्या अप्रोच है, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और उसमें हमने देखा था कि इसका दो अप्रोच है। एक है एडी इक्वल टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमने एडी और एएस, एडी इक्वल टू एएस अप्रोच से हमने देखा था कि ये नेशनल इनकम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एडी और एएस दिखाते हैं। एएस का कर्व 45 डिग्री पे होता है और ये इक्विलिब्रियम हो या नहीं हो नेशनल इनकम के बराबर होता है। और ये एडी का कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इक्विलिब्रियम है। यहाँ से एक्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, तो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलता है। और अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पॉइंट पे हमको एडी इक्वल टू एएस मिलता है। और उसके पहले हमने एडी का कर्व कैसे निकालते हैं सी प्लस आई करके ये देखा था, और एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर इक्विलिब्रियम हो या डिसइक्विलिब्रियम हो क्यों होता है ये भी हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में। अब दूसरा अप्रोच है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का। तो सेविंग्स का जो कर्व होता है वो जो हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन देखा था, जिसको हम सीए या सी पे बार से डिनोट करते हैं, जीरो लेवल इनकम पे भी इतना हमको कंजम्पशन करना ही करना है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इसका एक तरीका है कि हम जो हमारा सेविंग्स है उसमें से हम डिससेव करेंगे, सेविंग्स में से निकालेंगे। अगर सेविंग्स नहीं है तो बोरो करेंगे, अगर बोरो भी नहीं है तो कोई एसेट डिस्पोज करके हमको पैसा का इंतजाम करना ही करना है, क्योंकि हमने देखा था कि ये इनकम से फ्री है, जीरो लेवल पे भी करना है। तो सेविंग्स का जो कर्व है, जितना ही ओरिजिन से ये ऊपर रहेगा, ये अगर 100 है तो ओरिजिन से उतना ही नीचे -100 से सेविंग्स का कर्व शुरू होगा और ये इसका स्लोप अपवर्ड होगा। ये सेविंग्स का कर्व हो गया। इस पॉइंट पे सेविंग्स जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम ओरिजिन से राइट जाते हैं हमारा इनकम बढ़ते जाता है, और ये जो गैप है ये गैप धीरे धीरे कम होते जाता है, हमारा डिस सेविंग कम होते जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग और निगेटिव सेविंग, डिस सेविंग और निगेटिव सेविंग। तो जितना सीए ऊपर रहेगा ओरिजिन से ऑटोनोमस कंजम्पशन, उतना ही ठीक नीचे हम जाएंगे और तब वहाँ से सेविंग्स का कर्व शुरू होगा। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा ये हमारा जो डिस सेविंग या निगेटिव सेविंग है ये कम होते जाएगा, और इनकम के एक पॉइंट पे हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे सेविंग्स जीरो हो जाएगा। और इस इनकम के अगर हम बियॉन्ड जाते हैं तो हमारा सेविंग्स होगा। तो ये सेविंग्स का कर्व है। अब इसमें हमको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों को कंबाइन कर देना है। तो जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो हमने देखा था कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेविंग्स और इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस पॉइंट पे सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ ये जो अमाउंट होगा हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल देगा। तो जिस तरह से एडीएस अप्रोच में
हमने एडी और एएस का कर्व पता किया, दोनों को कंबाइन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिला। ठीक उसी तरह से एस और आई अप्रोच में हम लोग एस और आई को कंबाइन करेंगे। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ की एस और आई दोनों बराबर होगा, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल देगा। राइट। अब हम देखते हैं कि हम एक ही डायग्राम में एडी इक्वल टू एएस भी करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई भी करेंगे और सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लेवल एडी इक्वल टू एएस अप्रोच से निकालें या एस इक्वल टू आई अप्रोच से निकालें, दोनों में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा वो सेम होगा। अब ये कैसे ऑपरेट करता है हम देखें इसको। एक ही डायग्राम में कैसे हम एडी इक्वल टू एएस और एस इक्वल टू आई भी करते हैं। तो सबसे पहले हम एएस का कर्व ड्रॉ करते हैं। ये एएस इक्वल टू वाई हो गया, यहाँ हमने एएस को दिखाया, एएस इक्वल टू वाई हो गया। इसके बाद हम कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करते हैं। पहले हम एएस का कर्व ड्रॉ करते हैं, फिर हम कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट पे जहाँ की दोनों इंटरसेक्ट करता है, कंजम्पशन भी हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट के ठीक नीचे इस पॉइंट पे क्या है, y इक्वल टू सी है, मतलब जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो इस पॉइंट के ठीक नीचे s इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों हमने ड्रॉ किया तो y इक्वल टू सी मिलेगा और उससे हमको मिलेगा s इक्वल टू 0। तीसरा, फिर इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एडी का कर्व। तो हमने एडी का कर्व ड्रॉ किया और ये एडी का कर्व सी के पैरेलल होगा, हम जानते हैं, और यहाँ ये फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर कि एडी इक्वल टू, यहाँ एडी इक्वल टू एएस होगा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। जैसे ही हम एडी का कर्व ड्रॉ करेंगे हमको एडी इक्वल टू एएस मिलेगा और इससे हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। राइट। अब हम सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे, सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फोर्थ में हम सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट का कर्व ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट पे हमको दूसरा इक्विलिब्रियम मिलेगा जहाँ की एस इक्वल टू आई होगा और यहाँ एडी इक्वल टू एएस होगा। तो एस का ड्रॉ करेंगे, फिर हम आई का ड्रॉ करेंगे और इससे हमको एस इक्वल टू आई, इसके थ्रू हमको नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। तो इसमें हमने देखा एक ही डायग्राम में हमने एडी इक्वल टू एएस करके नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकाला, फिर हमने एस इक्वल टू आई करके भी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकाला। और जैसा कि होना चाहिए, हमने पहले बात किया था कि या तो हम एडी एएस अप्रोच से निकालें या एस इक्वल टू आई अप्रोच से निकालें, दोनों केस में जो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो सेम होना चाहिए। राइट। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कैसे इन दो अप्रोच से निकालते हैं। अब हमको देखना होगा कि केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है और उस केस में इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। राइट। तो केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम जो है वो हमको देखना है। एक में डिमांड, एक केस में जो एडी होगा वो एएस से बड़ा होगा, या एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा केस होगा जो एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई।
दिस इज केस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड दिस इज केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. This is case of deficient demand. So, you know, it is a demand driven economy. इकोनॉमी डिमांड से चलता है. जितना डिमांड होता है उतना ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं. तब AD इक्वल टू AS होता है तो इक्विलिब्रियम होता है. राइट. अब इस इक्विलिब्रियम लेवल का एक अप्रोच तो ये है जिसको कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है, हमने पहले देखा था कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट होल्ड नहीं करता है. तो अब इस केस में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो कि क्लासिकल अप्रोच है, जो कि क्लासिकल अप्रोच है, इस अप्रोच में यही वाला कर्व रहेगा. यह हमारा नेशनल इनकम हो गया. इस पे हम AD और AS को दिखाएंगे. यह हमारा AS का कर्व 45 डिग्री पे हुआ, AS इक्वल टू Y हो गया. और यह हमारा AD का कर्व हो गया. इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया जहाँ की AD इक्वल टू AS हो गया. और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, हमने नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकाला, जो डायग्राम हमारे बगल में हमने पहले देखा है. अब जब हम इस पॉइंट पे हैं तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस पॉइंट के लेफ्ट भी हम रह सकते हैं और इस पॉइंट के राइट भी रह सकते हैं. अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट हैं, मान लीजिए नेशनल इनकम यहाँ है, उस केस में यहां ऐसे हम ये जो हमारा होगा एग्रीगेट डिमांड हमारा यहां होगा और एग्रीगेट सप्लाई हमारा इसके नीचे होगा. तो ये जो सिचुएशन बनती है जबकि हम इक्विलिब्रियम लेवल के लेफ्ट में रहते हैं, इस केस में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. राइट. when we are left to the equilibrium level. अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल के राइट में जाएंगे, मान लीजिए नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम यहाँ रहता है, तो ऐसे करके हम जाएंगे. इस पॉइंट पर ये जो गैप होगा, ये जो गैप यहाँ है, एग्रीगेट डिमांड इतना से ज्यादा है, इस केस में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई ऊपर हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड नीचे हो जाएगा. एग्रीगेट सप्लाई यहाँ हो गया और एग्रीगेट डिमांड यहाँ हो गया. तो ये वाली जो स्थिति है ये हो गया AD is less than AS. AD is less than AS. तो दो केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हो गया. जब हम इसके लेफ्ट हैं तो AD is more than AS. अगर हम इसके राइट हैं तो AD is less than AS. अब जो ये स्थिति बनती है इसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड. इसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड. और इस तरफ जो स्थिति है इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई. अगर डिमांड एक्सेस है तो इसको हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि सप्लाई कम है. दिस इज ए केस ऑफ डेफिशिएंट सप्लाई. और अगर सप्लाई एक्सेस है तो हम बोल सकते हैं इट इज ए केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. इट इज ए केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. अब अगर ये डेफिशिएंट सप्लाई है या एक्सेस डिमांड है तो अंडर प्रोडक्शन होगा या ओवर प्रोडक्शन होगा. ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सो दिस इज केस ऑफ अंडर प्रोडक्शन. दिस इज ए केस ऑफ अंडर प्रोडक्शन. अब यहां क्या है स्थिति, यहां सप्लाई ज्यादा है, सो दिस इज केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन. दिस इज केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन. अब अगर अंडर प्रोडक्शन है तो जनरल प्राइस लेवल का क्या होगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा.
एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली जनरल प्राइस लेवल ऊपर जाएगा। और अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो जो प्राइस लेवल है वो नीचे जाएगा। तो अंडर प्रोडक्शन के केस में प्राइस ऊपर जाएगा, इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। ओवर प्रोडक्शन के केस में प्राइस नीचे जाएगा, उसको डिफ्लेशन बोलेंगे। इस अंडर प्रोडक्शन को हम इन्फ्लेशनरी गैप या प्रेशर बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप या प्रेशर बोलते हैं। ये डिस्टेंस, ये गैप जितना बड़ा रहेगा, जनरल प्राइस लेवल उतना ही हाई रहेगा। ये जितना कम रहेगा, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज उतना ही मॉडरेट कम होगा। और इस केस में जो हमारा ये गैप है, एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इस केस में हमारा डिफ्लेशनरी गैप होगा, जो प्राइस लेवल है वो नीचे जाएगा। जो प्राइस लेवल है वो नीचे जाएगा। तो अब अगर हम लेफ्ट साइड में हैं तो हमको इक्विलिब्रियम लेवल पे जाना है। अगर हम राइट साइड में हैं फिर भी हमको इक्विलिब्रियम लेवल पे आना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में हैं जहां की इन्फ्लेशनरी गैप है, तो हमको इसको पुश करना है। तो हमको इसको पुश करना है, इसको पुश साइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और अगर हम राइट साइड में हैं, जब एक्सेस सप्लाई है तो हमको पुल करना है। पुल करना है तो इसको पुल साइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के पास, जो रिजर्व बैंक के पास जो मेन चैलेंज रहता है वो यही रहता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कैसे हम इक्वलाइज करें, कैसे हम बराबर करें। और शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई को बहुत चेंज नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई को बहुत चेंज नहीं किया जा सकता है। हम चेंज अगर ला सकते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में ला सकते हैं। इसका अगर माइक्रो लेवल पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें, मिल्क बूथ से जहां से हम लोग रोज दूध लाते हैं, वन फाइन मॉर्निंग अगर जाके उसको बोलेंगे कि हमको 50 केजी दूध दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसके बाकी जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो दूध नहीं दे पाएगा। वो हमको आपको बोलेगा कि एक दिन पहले बोलते सर 500 किलो का इंतजाम हो जाता। जब एक छोटा जो प्रोड्यूसर है या जो प्रोवाइडर है गुड्स का, वो हमको सप्लाई नहीं कर पाता है शॉर्ट रन में, तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवरनाइट या कुछ ही दिनों में नहीं बढ़ सकता है। तो हम जो भी बैलेंस करते हैं, इस डिसइक्विलिब्रियम को दूर करते हैं, उसका एक ही तरीका है कि एग्रीगेट डिमांड को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अगर इस साइड में है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को हमको पुश करना है, इंक्रीज करना है। और अगर इस साइड में है तो दोनों को हमको डिक्रीज करना है। तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई के थ्रू इसको कंट्रोल करती है। और ये हम लोग जब गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, तब हमको पूरा कंप्रिहेंशन, एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चक्कर है और इसमें गवर्नमेंट बजट का, फिस्कल पॉलिसी का और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है। क्यों प्राइसेस बढ़ती हैं और क्यों प्राइसेस घटती है, राइट। तो ये जो हमारा अप्रोच है, ये हमारा अप्रोच फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का है, जो कि क्लासिकल अप्रोच है, राइट। दूसरा अप्रोच जो किन्स का है, किन्सियन जो अप्रोच है, उसमें है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है दैट इज नॉट वायबल। वो सिचुएशन नहीं रहता है, या तो ओवर एम्प्लॉयमेंट रहता है या नहीं तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है। ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाएगा। ये कैसे ऑपरेट करता है, तो ये हो गया ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका जो डायग्राम होगा वो यहाँ नेशनल इनकम दिखाते हैं, यहाँ एडीएएस है और ये
एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है और ये एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा तो ये एग्रीगेट डिमांड में ऐड होगा, ये एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला जाएगा, ये एडी डैश हो गया और ये जो गैप होगा, दिस गैप, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इस सूरत में एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का क्या होगा? अभी हमने देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया, यहाँ चला गया और एग्रीगेट सप्लाई नीचे रह गया। तो ये जो गैप हुआ, ये जो गैप हुआ, इस गैप को हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और तब ये जो सारा सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट सप्लाई और अंडर प्रोडक्शन और इन्फ्लेशनरी गैप, सारा वो यहाँ लागू हो जाएगा, राइट। तो इस ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या हो जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाएगा। ये कैसे ऑपरेट करेगा? तो यहाँ एडीएस दिखाते हैं, ये एस इक्वल टू वाई हो गया और ये एडी हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। अब जो एग्रीगेट डिमांड है वो डाउनवर्ड जाएगा, ये शिफ्ट अपवर्ड हुआ है और ये शिफ्ट डाउनवर्ड होगा, ये एडी डैश हो गया। ये जो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट और ये गैप जो हो गया वो हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा इस केस में? एग्रीगेट सप्लाई यहीं रह गया और एग्रीगेट डिमांड नीचे सरक के आ गया। तो ये जो गैप होगा इन दोनों के बीच का, ये गैप होगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब सप्लाई एक्सेस हो गया और डिमांड कम हो गया। अब ये सारा जो सिचुएशन है इस केस में एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट डिमांड और ओवर प्रोडक्शन और डिफ्लेशनरी गैप और प्रेशर, ये सारा यहाँ लागू होगा। तो जो हमारा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालने का जो हमारा तरीका है वो एक हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक हो गया ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसमें इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, दूसरा हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसमें इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करता है। इसको हम अगर हाउसिंग सेक्टर से छोटे लेवल पे एक सेक्टर का एग्जांपल लेके अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जो भी रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें ओवर सप्लाई है, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें ओवर सप्लाई है। 1-1.5 साल ज्यादा का हाउसिंग यूनिट्स हमारे पास बन के तैयार है। तो दैट इज ए केस ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट। और आज के केस में जबकि एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट रीजन से हमारे इकोनॉमी का नीचे आ गया है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो ये जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। अगर ये इंक्रीज कर गया दैट इज ओवर एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज कर गया दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम एक्सेस डिमांड में है तो हमको जैसा कि हमने कहा था इसको पुश करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे यहाँ तक ले जाना है। तो उस केस में नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। अगर हम राइट साइड में डिफ्लेशनरी प्रेशर है तो नेशनल इनकम डिक्रीज होगा। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशनरी गैप या प्रेशर होना कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को पुश कर सकते हैं। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों को पुश कर सकते हैं तो
उस केस में हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डेफिशिएंट डिमांड में हैं तो हमको राइटवर्ड जाना है, उस केस में हमारा नेशनल इनकम डिक्रीज करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर इसको हम ब्रेक करके समझें तो अगर एज्यूम करें 1 मिनट के लिए कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो जो इक्विलिब्रियम लेवल का है, अगर हम 1 कार्स का बात करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो 100 कार्स का है। 100 कार्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अंडर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हम 90 कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ओवर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हम 110 कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज ए केस ऑफ अंडर प्रोडक्शन एंड दिस इज ए केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अगर हम 90 कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड है 100 कार्स का, तो अगले प्रोडक्शन साइकिल में हम 10 कार्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। और अगर हम एक्सेस सप्लाई है 110 कार्स प्रोड्यूस किए हैं और 100 का डिमांड है, तो अगले प्रोडक्शन साइकिल में हमारा प्रोडक्शन 10 कार से कम हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम कम हो जाएगा। अब इसको कैसे सेट राइट करते हैं, कैसे सही करते हैं, ये हम लोग जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तब हम पता करेंगे। वैसे अभी के इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। पब्लिक से बोरो कर रही है, आरबीआई से बोरो कर रही है। ये सब सारा ऐसा टूल्स है गवर्नमेंट के पास जिसके थ्रू, और उधर आरबीआई के पास मनी सप्लाई कंट्रोल का टूल्स है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यही मेन कारण है जिसके चलते कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन का या डिफ्लेशन का ऑपरेट करता है। राइट। अब मुझे उम्मीद है कि जो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल है हम कैसे निकालते हैं, क्या इसका रेमिफिकेशंस है, क्या इसका अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम है, क्या होता है, ये हमको क्लियर है। और क्यों इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं बढ़ता है या घटता है जब डिफ्लेशन होता है। और जब हम गवर्नमेंट बजट और मनी बैंकिंग पढ़ेंगे तो ये सारा मसला मामला हमारे सामने में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नेशनल इनकम में कैसे 3 मेथड से निकाले थे। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, आउटपुट तीनों बराबर था। अगर ये तीनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, अगर बराबर नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम है। और इस डिसइक्विलिब्रियम को कैसे हम सही करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग देखेंगे बाकी के जो कुछ चीज बचे हुए हैं, जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और कैसे इसका न्यूमेरिकल्स हम हल करते हैं, कौन सा फॉर्मूलाज उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, राइट। आई होप कि मैंने इस समस्या को, ये जो हमारा प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का, आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू।